प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार। कल यानी कि शनिवार आंदोलनों का शनिवार है। कल आंदोलन ही आंदोलन होने वाले हैं। 7 महीने से, या हम यूँ कहें कि 8 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे, धरना कर रहे किसान। बीच में उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन रोक दिया था, लेकिन अब फिर एक बार उन्होंने धरने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। कल पूरे देश में उनका धरना प्रदर्शन होगा और जितने भी राज्यपाल हैं उन राज्यपाल का घेराव करके वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से एक संदेश दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति तक पहुँचाने की बात कही जाएगी। पूरे देश में अपनी ताकत का इजहार करने के लिए किसान आंदोलन की फिर से शुरुआत की जा रही है। और उधर दूसरी ओर 2004 में पेंशन खत्म कर दिए जाने के बाद अब एक बार फिर से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन शुरू कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने अभी अपने आंदोलन को सोशल मीडिया तक सीमित रखा है, लेकिन उनका ये मानना है कि हम इसे आगे और बढ़ाएंगे, इसे जनमानस तक ले जाएंगे और जैसे आंदोलन होते हैं उसी तरीके से आंदोलन करेंगे। तमाम आंदोलन, चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव होने में सिर्फ 6 महीने का समय बचा है, तो क्या ये एक चुनावी मौसम है और ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि उनकी मांग मान ली जाए? क्या यही कारण है कि ज़्यादातर लोग सड़कों पर उतर आए हैं? एक तरफ शिक्षक सड़कों पर हैं, वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन, और तीसरी ओर सबसे बड़ा यानी कि किसान का आंदोलन 8 महीने से जो चल रहा है वो एक बार फिर से पूरे देश में कल दिखाई पड़ेगा। तो शनिवार होगा वो आंदोलनों का शनिवार होगा। इसी पर चर्चा करेंगे और मैं प्रदीप विश्वकर्मा अपने तमाम साथियों का आपसे परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे कल आंदोलनों का शनिवार है। शिक्षक ऑलरेडी धरनों पर हैं, कोई 22,000 को 69,000 में जोड़ने की बात कर रहा है, उसको लेकर आंदोलन कर रहा है। कोई नई शिक्षा भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहा है कि नई शिक्षा भर्ती निकाली जाए, करीब 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए। तो कहीं अंकों में सुधार की बात हो रही है और तमाम तरह के आंदोलन, शिक्षक आंदोलन चल रहे हैं। तो दूसरी ओर किसान आंदोलन भी अब खड़ा होने की बात करें कि जो किसान आंदोलन कोरोना के चलते बीच में रोक दिया गया था, उसको कल से नई ऊर्जा मिलेगी और नए तेवर और नए कलेवर के साथ में पूरे देश में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इधर अटेवा की बात करें तो उन्होंने एक पेंशन बहाली और निजीकरण को लेकर के, खासकर जो निजीकरण चल रहा है और अभी 2 बैंकों का निजीकरण होना है, इन सब के विरोध में कल से ये आंदोलन होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से विजय बंधु जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा के। बहुत स्वागत है विजय बंधु जी आपका। सवित मलिक साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। आपका भी बहुत स्वागत है सवित मलिक साहब। सवित मलिक साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ। बीच में कोरोना के चलते ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, अब एक बार फिर से आंदोलन कल से शुरू हो रहा है, क्यों? क्या चुनाव नजदीक है इसलिए? प्रदीप जी, आपकी आवाज डबल आ रही है, इको बहुत आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि क्या ये जो चुनावी मौसम चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और 2022 के अंत में 2 राज्यों के और चुनाव होने, यानी कि 7 राज्यों के चुनाव हैं 2022 में। तो क्या यही कारण है कि आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? शनिवार को आंदोलनों का शनिवार बन गया है। हमारा आंदोलन कोई शौक में नहीं हो रहा है, ये मजबूरीवश किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है और हमने लगातार जो है 7 महीने कल पूरे हो रहे हैं आंदोलन को। इस बीच में हमने -डिग्री टेम्परेचर में भी आंदोलन किया है और बहुत तेज गर्मी में किया है, आंधी तूफान में किया है, जिससे हमारे टेंट तंबू उखड़ गए। अभी बारिश आती है, बारिश में भी किया है। और ये आंदोलन
एक ऐसे मुद्दे को लेकर हो रहा है जिसमें किसानों से वादे किए गए थे, उनको तरह तरह के सपने दिखाए गए थे और एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था कि आपकी आय दुगनी होगी, आपको गन्ने का भुगतान 14 दिन में मिलेगा, आप 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद में आपको पेंशन दी जाएगी, 1000 का केकेसी जिसके पास होगा उसका ब्याज माफ किया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे थे, ऐसे तमाम सपने थे जो किसानों को और मजदूरों को दिखाए गए थे। जब वो पूरे नहीं हुए, किसानों ने 5 साल इंतजार किया, इसके बाद फिर सरकार को एक मौका दिया और 6ठे साल के बाद में किसानों के सब्र का बांध टूटा और वो दिल्ली की तरफ चले। और ये आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन है। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कुछ लोकल लोग अलग अलग मुद्दों पे करते हैं, लेकिन ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें लोकल की बात ही नहीं है। कहीं 5 राज्यों के जब चुनाव होंगे तब उसमें थोड़ा सा किसानों की बात सुनने का सरकार के पास हो सकता है समय ना हो। जैसे बंगाल में भी ये गए थे, इन्होंने बातें नहीं सुनी। अभी यूपी की तमाम मीटिंग कर रहे हैं, संगठन स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। पिछले करीब 4 महीने से भी ऊपर हो गया, 6 महीने से भी इन्होंने किसानों के साथ वार्ता नहीं की है। जी जी, चलिए ठीक है, तो आपके पास दोबारा से आएंगे। विजय बंधु जी का रुख करेंगे। विजय बंधु जी, क्या लगता है, कल शनिवार का दिन है और आंदोलनों का दिन है, क्या रूपरेखा है आपके आंदोलन की? देखिए, ये जो विषय आज आपने रखा है निश्चित रूप से बहुत ही शानदार विषय है और लोकतंत्र में आंदोलन की एक बड़ी भूमिका होती है। अगर आज़ादी की बात करें तो हम लोग आज़ाद इसीलिए हुई है कि आंदोलनों की वजह से आज़ाद हुई है। हाँ, इस दौर की जो सरकारें हैं वो तानाशाही हो गई हैं और आंदोलनों को दबाना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आंदोलन क्यों करता है? कोई शौकीन नहीं करता है, वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो। तो मैं कह रहा हूँ कि वो मजबूर क्यों होता है, ये सरकारें क्यों उसको मजबूर करती हैं? मैं तो बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री हो, विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, अगर आपने वादा किया है, आपने अपनी घोषणा पत्र जारी किया था, एक बार उस घोषणा पत्र को आप खुद देख लीजिए और अगर उसमें आपने सब बातें कही हैं तो क्या वो पूरी हो पाई हैं? जैसे मैं आपकी बात करूं, पुरानी पेंशन की बात करूं, मैं इस बात के लिए डिबेट में शामिल हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार जब ये लोकसभा सदस्य थे तो इन्होंने पत्र लिखा मनमोहन सिंह जी को, और जब मनमोहन सिंह पत्र लिखा कि ये पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए, देश के हित के लिए नहीं, कर्मचारियों के हित में नहीं, और आज आप खुद मुख्यमंत्री हैं, तो आप अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश पैदा होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। और रही बात शनिवार की, तो अब लोकतंत्र में हम सब अपनी बात को किस तरीके से रखें? आंदोलन एक जरिया होता है अपनी बात कहने का, और अगर उसको भी दबा दिया जाता है तो हम समझते हैं कि ये तो बहुत दुखद पहलू है। जो अभी भर्तियों की स्थिति है, जो अभी किसानों की स्थिति है, जो अभी नौजवानों की स्थिति है, जो भी जिसकी स्थिति है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा, सरकारें असंवेदनशील हो गई हैं और किसी बात को जब तक उग्रता से आपने कही सुनने को तैयार नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को मानते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है, चलो ठीक है, लोकतांत्रिक देश, हमारी बात सुनी जा रही। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि सरकारें जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, वो आपको सुनने को तैयार नहीं होते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए कल पूरे देश में NMOPS के बैनर तले राष्ट्रीय अभियान है और इसमें आपके रेलवे से लेकर के, बैंक से लेकर के, जितने भी कर्मचारी हैं, प्रदेश के हों, देश के हों, डिफेंस के हों, सारे लोग कल ट्विटर पे एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं और हम लोग लगता है कि कल एक बड़ा अभियान निकल। यात्रा भी है रेलवे के विकास यात्रा की, कि किस तरीके से शुरुआती दिनों में अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी है। सीधी तस्वीर है, ये पहुंच चुके हैं
रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं, वो पहुंच चुके हैं, कानपुर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक पल है ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कानपुर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई साल बाद अब कोई राष्ट्रपति अपनी स्पेशल ट्रेन से भ्रमण पर निकले हैं और कानपुर पहुंचे हैं। ये वहां की कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लोगों को इंतज़ार है कि महामहिम अपने उस डिब्बे से बाहर आएं और वो ऐतिहासिक पल जब वो सबके सामने दिखाई देंगे। ट्रेन से पहुंचे हैं, कानपुर देहात के रहने वाले हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से जो पहले कभी लोग भ्रमण करते थे, अब एक बार फिर से उसकी शुरुआत की है। राष्ट्रपति इस पर भ्रमण करते थे, उस एक बार फिर से उसी परंपरा की शुरुआत और ट्रेन से अपनी जन्मभूमि पहुंचे हैं। कानपुर देहात के रहने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और कानपुर में पहुंचे हैं। फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी इंतजार कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आपको दिखाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर, राज्यपाल वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के राष्ट्रपति बाहर आएं और वो उनका स्वागत करें। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। के न्यूज़ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब रामनाथ कोविंद महामहिम, देश के महामहिम राष्ट्रपति बाहर आएंगे और लोग उनके दर्शन कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। वो ऐतिहासिक पल होगा और इसीलिए के न्यूज़ की निगाहें वहाँ पर जमी हुई हैं कि पल पल की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, जिससे कि आप मिस ना कर सके, इन दृश्यों को अपने आँखों में सजो सके। और शायद वो पल आने वाला है। आप देख रहे हैं कि और ये है वो क्षण जिसका इंतज़ार था। मुख्यमंत्री भी इंतज़ार कर रहे हैं, राज्यपाल भी इंतज़ार कर रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने कानपुर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका शाल पहना करके स्वागत किया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको शाल पहना करके स्वागत कर रहे हैं। रोमिला पांडे जी भी वहाँ पर हैं, मेयर हैं, वो उनका स्वागत कर रही हैं। अब सब क्योंकि राष्ट्रपति कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर देहात के रहने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा आत्मीयता वहाँ पर आपको दिखाई देगी। सभी बड़े आत्मीय हैं और अच्छी बात है कि सब कोविड का ज़बरदस्त तरीके से पालन किया जा रहा है। मास्क पूरी तरीके से लगे हुए हैं, सब सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद किया गया है। और ये पल है जिसको सभी लोग देखने के लिए बेकरार थे। आप भी अपनी आंखों में इन पलों को सजो लीजिए। ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अब्दुल कलाम साहब आखिरी बार ट्रेन से यात्रा उन्होंने की थी और उसके बाद अब रामनाथ कोविंद जी ने ट्रेन से यात्रा की है और अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों में पहुंच चुके हैं। ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन के
दृश्य आप देख रहे हैं कानपुर का सेंट्रल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर महामहिम पहुँचे हुए हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद जी अपने पूरे परिवार समेत बाहर निकलते हुए, स्टेशन से बाहर आते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिला करके सभी का अभिवादन स्वीकार किया महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने। भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। रेड कारपेट बिछाया गया है जैसे कि हमारी परंपरा है। अब विदा लेते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से विदा लेते हुए गुफ्तगू करते हुए राज्यपाल जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ मंत्रणा करते हुए और अब अपनी गाड़ी में सवार होकर के रवाना होने के लिए तैयार होते हुए सभी से विदा ले लिया है।
तो अब से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में विदा लेंगे। ये है वो ट्रेन जिससे महामहिम पहुंचे हुए थे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। अब यहाँ से विदा ले चुके हैं। वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हमने आपका परिचय करा दिया था। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और लखनऊ स्टूडियो से एक और खास मेहमान हमारे साथ में जावेद साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और समाजवादी पार्टी के हाजी जमीरुल्लाह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बड़े नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हाजी जमीरुल्लाह साहब। तो हम सीधा रुख करेंगे अनीता जी का। अनीता जी, आप देख रही हैं कि कैसे ये जो शनिवार है कल का, वो आंदोलनों का शनिवार बन गया है। एक तरफ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, दूसरी ओर किसान कल से फिर से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और अब अटेवा जो कि पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को लेकर के विरोध कर रहा है, उसने भी पूरे देश में आंदोलन का ऐलान किया है। हालांकि ये अभी सोशल मीडिया तक ही सीमित है। क्या कहेंगी, क्योंकि चुनाव है अगले साल, 5 राज्यों के चुनाव है शुरुआत में एक साथ, और उसके बाद 2 और राज्यों के चुनाव है। 2022 में कुल 7 राज्यों में चुनाव है। क्या यही कारण है, ये मुफीद समय देख करके सब लोग आंदोलन में कूद पड़े हैं? सही है, जब चुनाव माहौल आता है तो आंदोलन अधिकतर तेज हो ही जाते हैं। और ये कम से कम एक अच्छी बात है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, अपनी बात कहने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, उनको अपने हर चीज बोलने का अधिकार है। ये तो अच्छी बात है। जहां तक रही किसानों की बात, किसानों से पूरी वार्ता कई बार हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी जिद पे ही अड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा आज भी वार्ता करने के लिए हमारी सरकार तैयार बैठी है। और जहाँ शिक्षकों की बात आप कह रहे हैं, शिक्षकों से भी वार्ता हो रही है। और शिक्षकों से अभी आप देखिए, पहले जो शिक्षक थे वो उनसे वार्ता हुई तो उनको कम से कम उनका सुझाव भी निकला था। आ रहा हूँ। अच्छा, पहले माफ करिएगा, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर ले। वार्ता में उनका सुझाव निकलता है। तो इसलिए ये एक अपना स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, कुछ आंदोलन के द्वारा, कुछ आपसे बैठ के। और हमारी सरकार सबकी बात को सुनती है, उसका निर्धारण करती है, उसमें उनका जो सुझाव होता है वो लिया जाता है, और ऐसे जो बात होती है उसको किया जाता है, चाहे किसानों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे ठीक है अनीता जी। जमीरुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो विपक्ष की पार्टी हैं, तो मौका बढ़िया है आपके लिए भी, क्योंकि आंदोलन चल रहे हैं जी। कितनी बुरी हालत है, गेहूं का मतलब गेहूं नहीं खरीद रही, किसान परेशान है। 7 दिन बेचारा सड़कों पे, किसान को सुविधा नहीं मिल रही, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है जी। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जावेद साहब भी जुड़े हुए। जावेद साहब जी जमीरुल्लाह साहब आएंगे आपके पास दोबारा से। जावेद साहब, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के इस क्रूर शासन काल में समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो उत्पीड़ित न किया गया हो, शोषित न किया गया हो, उसके अधिकारों का हनन न किया गया हो। शिक्षक हो, राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, किस तरीके से या जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां हुई, आप देखिए किस तरीके से लोगों को छलने का, ठगने का काम किया गया, और अपने छल और ठगपन को छिपाने के लिए किस तरीके से फर्जी आंकड़ेबाजी, झूठ पर झूठ बोलते हुए उसको दबाने का काम किया गया। और जिसने भी आवाज़ उठाने का काम किया उसका उत्पीड़न कानून के रास्ते से किस तरीके से किया गया। ये किसान आंदोलन, अटेवा का जो काल है कि पुरानी पेंशन बहाली की, शिक्षकों की अपनी समस्याएं, उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 सिपाही भर्ती के छात्र किस तरीके से, उसमें 35,000 से अधिक अभ्यर्थी भटक रहे हैं जिनका आज तक मेडिकल नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से दलित आदिवासियों का
और 6000 से अधिक ओबीसी की सीटों पर किस तरीके से कब्जा किया गया, ये कौन नहीं जानता है। ये वो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पुरानी पेंशन को समाप्त करने का काम एक समय किया था। मैं नाम नहीं लेता किसी को, कोई स्वर्गवासी है जी। और उसके बाद किस तरीके से कि पूरी तरीके से छल छद्म के साथ लगातार इन लोगों ने उसका उत्पीड़न करने का काम किया। किसानों के साथ वार्ता की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, लेकिन ये बताएं कि सरकार वार्ता की मेज पर लाएगी किसानों को कि किसान स्वयं चलकर चले जाएंगे। आखिर सरकार की मशीनरी है, सरकार अपनी मशीनरी का उपयोग नहीं कर रही। और उससे बड़ी चीज है कि 500 से अधिक किसान मौत के मुंह में चले गए और केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उसके मुंह से ठीक है। एक भी संवेदनशीलता का शब्द नहीं निकला और वो उस पर जो है दूसरी राजनीति करते रहे। प्रदीप जी 5 सेकंड। नहीं 13 में यही राकेश टिकैत जी जब जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे तो ये किसान थे, किसान नेता थे, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल कर रहे हैं तो मुझको बड़ी शर्म आती है। और पता नहीं ये भाजपा के लोग इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं कि उनको दलाल कहने का काम करते हैं। अनीता जी मैं आपके पास आऊंगा और सबसे पहले मैं डीआर साहब आपके पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आने के बाद प्रोफेसर डीआर साहू से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में आंदोलन यूं ही निकलते रहते हैं, आंदोलन की कोपलें फूटती रहती हैं, तो क्या इसको मान लिया जाए कि अब वाकई चुनाव का समय आ गया है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली
भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम अपने वादे के मुताबिक प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब के पास चलेंगे। प्रोफेसर डी.आर. साहब, आपने देखा कि कैसे शनिवार जो है आंदोलनों का शनिवार हो गया है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं तो मेरी कुछ बातें इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मैं इसको सामाजिक आंदोलन तो नहीं कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ एक विरोधाभास है और एक असंतोष है। तो इस असंतोष को देखते हुए हम यदि देखें, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्सपर्सन है उनकी विचारों से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र और वहाँ पे विरोध के लिए एक स्पेस है, स्थान है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपस में बात करने की बात है। ये सारी बातें करके हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को सुधार रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि ये हर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के जब कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है, तो असंतोष के बारे में बात करना एक आवाज की संस्कृति, एक लोकतंत्र की बहुत मजबूती होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस राजनीतिक और मतदान व्यवहार में ये जो एक चुनाव की प्रक्रिया है, ये एक स्वस्थ समाज के लिए असंतोष के सामने आना और सामूहिक मुद्दों को लेकर असंतोष आना, ये बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सकारात्मक ये सोच है जिससे कि समस्याओं की पहचान और समस्याओं की एहसास ही समस्याओं की हल की तरफ ले सकता है। तो उन संदर्भ में मैं सामाजिक आंदोलन हो, विरोधाभास हो, तो उसको मैं तो कहता हूँ आंदोलन जीवित तो नहीं कहूंगा, लेकिन असंतोष को प्रकट करने में लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए औजार है। और उसके आधार पे इवन हमारे माननीय उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक लेख भी लिखा है कि डिसेंट, डेमोक्रेसी में डिसेंट जो है एक विरोधाभास, एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर, पॉजिटिव, सकारात्मक माना जाता है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश हो या भारतवर्ष में जो हो, किसान को लेके आंदोलन की बात है, विरोधाभास की बात है, बिल को लेके एक विरोध है और एक असंतोष है। इस असंतोष की कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये इसकी एक वैधता है। उस वैधता की वजह से इतने दिन तक ये चल रहा है। यदि इस असंतोष के प्रति लोगों की संवेदनशील नहीं होते या समुदाय की या किसानों की यदि संवेदनशीलता नहीं होता, हो सकता है ये उसी समय खत्म हो जाता, जिसके लिए हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो या अभी बीजेपी की सरकार हो, जो भी सरकार हो, हर समय कोई भी सरकार जो सत्ता में रहते कभी भी विरोधाभास को पसंद नहीं करते। बात भी इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमारी उत्तर प्रदेश के आसपास और जो दिल्ली के आसपास जो ये विरोधाभास की एक 7 महीने से लंबा चल रहा है, इसमें 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक संगठन है, एक नेतृत्व है और एक विचारधारा है और उसके साथ साथ एक लक्ष्य है कि बिल को वापस करना। इससे एक बहुत ही विरोध, असंतोष की एक संगठित रूप में एक प्रकट होके सरकार के साथ नेगोशिएट करने का उनका एक क्षमता बढ़ी है और उसके साथ साथ इसकी परिणाम भी हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर पे पंचायत चुनाव में। तो मेरा ये मानना है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, अवसर मानते हैं विभिन्न राजनीतिक दल, और उसके आधार पे जब चुनाव 2022 में आए उसके बारे में आप बात। लेकिन साहू साहब, दिक्कत ये ना कि आजकल राजनीतिक दल उसको अवसर नहीं मानते ना, उसको चुनौती सिर्फ मानते हैं। और आपने एक अच्छी बात की अनीता अग्रवाल जी को लेकर के कि आजकल कुछ बदले सरकार नजर आते हैं। विजय बंधु साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, आऊँगा आपको। जी अभी मैडम कह रही थी कि शिक्षकों से चर्चा हो रही सरकार की। पिछले 4.5 सालों में किसी शिक्षक कर्मचारी संगठनों से कोई वार्ता सरकार ने नहीं किया, और अगर वार्ता किया हो तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मुद्दे थे जो हल हो जाते हैं। जैसे डीए को लेकर के, डीए पिछले सालों साल से इसको रोक दिया गया है और उन्हीं शिक्षकों कर्मचारियों को काम लिया जा रहा है, उनका डीए रोक दिया गया है।
जब हम अपनी बात करना चाहते हैं तो एस्मा लगा दिया जाता है। अरे एस्मा क्या है? इस लोकतंत्र में हम अपनी बात नहीं करना चाहते, राजनीतिक दलों के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अनीता जी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको जी। तो मैं कह रहा हूँ कि एस्मा आपने क्यों लगा दिया? 18 महीने से लगातार चला, ये तो अद्भुत घटना है कि हम अपनी बात ही नहीं कर सकते। हर 6 महीने में एस्मा लग रहा है। ऊपर से लोकतंत्र की बात कर रही हैं। अरे भाई आप अपने कार्यक्रम करें तो हमें भी अपने कार्यक्रम करने दीजिए। एस्मा आपने क्यों लगाया? अगर आप कहें तो जवाब ले लें। अनीता जी 6 महीने करके 3 बार एस्मा लग गया और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपनी आवाज उठाएं। कैसे आवाज उठाएंगे? आप तो आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया आपने। कितना बड़ा आंदोलन होता था, शिक्षा मित्रों से जब बात हुई तो शिक्षा मित्रों के आंदोलन में काफी राहत मिली, उन लोग को संतुष्टि हुई। और इसी तरह जो भी लोग नहीं पहले मैडम एस्मा की बात करिए, एस्मा की बात करिए, पिछले 6 महीने में लगे 3 बार से बात करने का मौका दिया जाता है कि आप आइए बात करिए। यहाँ तक कि कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो चाहे जो भी हो, पूरी तरीके से हमारे मंत्री मिलते हैं, मुख्यमंत्री मिलते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री मिलते हैं। और सब बात यह है कि आप अपनी बात रखते हैं, उस बातों का आपकी जो सुझाव है, अभी किसानों का जहाँ तक आप बता रहे हैं, अभी किसानों के आप देखिए कितनी बार हमारे नहीं अभी तो पहले जरा कर्मचारियों की बात कर लें, फिर किसानों के पास आपको ले चलेंगे। कर्मचारी कह रहे हैं कि 6 महीने करके 3 बार आपने एस्मा लगा दिया और इसीलिए अब शायद क्यों विजय बंधु जी, क्या यही कारण है कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ जी। देखिए बातें यहाँ बैठ करके डिबेट जो कर दे, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड पर है, कर्मचारी नाराज, नौजवान नाराज, शिक्षक नाराज, सारे लोग नाराज है और मजे की बात है उन्हीं से काम ले रहे हैं। एस्मा हम लगा रहे अपनी बात नहीं, आपके जो कार्यक्रम है हम उसको लागू करेंगे। डीए पे सवाल किया जाता है, आप चुप हो जाते हैं। एस्मा क्यों लगाया गया? चुप हो जाते हैं। और अभी केंद्र सरकार ने 2 जियो जारी किया, केंद्र सरकार ने जो 31 दिसंबर 2004 के पहले का विसंगतियों के कारण जिनकी पुरानी पेंशन चली गई, प्रशासनिक लापरवाही में चली गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहते हमारी सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है, तो उत्तर प्रदेश उसको क्यों नहीं लागू कर रही है? अभी मैं दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ। इसे कोरोना टाइम में 2000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी मारे गए, बहुत सारे लोग एनपीएस वाले उसमें हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, तो अटेवा के संघर्ष का परिणाम था, लेकिन उनका जो एनपीएस का पैसा कटा हुआ है सरकार जब्त कर ले रही है। अरे मेरी तनख्वाह का पैसा कटा हुआ, जिस परिवार में विपदा आई है उसका पैसा जब्त कर ले रहे हो, आप उसको देने तैयार नहीं, जबकि केंद्र सरकार ने जारी किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार तुम्हें तैयार नहीं है। तो आप सुन लीजिए विजय बंधु साहब, सुन लीजिए। कोरोना काल के कारण आप लोगों के आंदोलन को रोका गया था, ऐसा कोई कारण, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोरोना काल में एक भयंकर आंदोलन हो। कोरोना राजनीति में क्या कह रही, कोरोना काल की वजह से ये आंदोलन उस समय मना किए गए थे, आंदोलन ना किए जाए, क्योंकि कोरोना का बन सकती हैं। पहले बात तो सुनिए, नहीं चुनाव क्यों, चुनाव देखिए, चुनाव आयोग एक अलग व्यवस्था है, अलग संवैधानिक व्यवस्था है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग के आगे कहा था कि चुनाव को रोका जाए, लेकिन सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन वो लोग सब तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी थी और पार्टियां भी लड़ी थी, तो सबके बात सुनिए, शिक्षक मर गए, कर्मचारी मर गए, उनको कम से कम नौकरी दे दी जाए। ठीक है अनीता जी, पहले विजय बंधु जी से समझ लेते हैं। विजय बंधु जी आपने, ठीक है अनीता जी, ठीक जी ठीक है, आपको आश्वासन देते हैं कि आपको निराश नहीं किया जाएगा, आप इसका विश्वास करिए। ये अच्छी बात है, आप आश्वासन दे रहे। ठीक है अनीता जी, इनके जरा आंदोलन की रूपरेखा समझ लें, लोगों को समझा दें। विजय बंधु जी, आपकी आंदोलन की रूपरेखा कल क्या होगी? देखिए कल जो हमारा आंदोलन है मुखिया सटेवा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम इस दौर में है और सरकार जो बनी है इसी सोशल मीडिया की देन है, और दुर्भाग्य है पहले उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, जब उसी की इस्तेमाल हम सब करने लगे तो अब उसको आपत्ति होने लगी कि सोशल मीडिया पे आप क्यों जा रहे हैं। नहीं, आप छोड़िए, आपके आंदोलन की रूपरेखा कल क्या होगी? आंदोलन की रूपरेखा कल है कि हम लोग कल 12 बजे से 4 बजे तक पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी, सेंट्रल के हो, सारे तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से कटक तक सारे लोग एक साथ ट्विटर पर इस अभियान को लेकर चलने हैं कि #रिस्टोर ओल्ड पेंशन और प्राइवेटाइजेशन नो सोल्यूशन। जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, दोनों हैशटैग को लेकर चल रहे हैं। और आज आपको जानकारी की बता दें, आज ही हमारा वो ट्रेंडिंग में आ गया है, जबकि हमारा कार्यक्रम कल है, फिर भी आज ट्रेंडिंग में आ गया है।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आवाज निकल रही है, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार आपकी बात सुन लेगी? नहीं, माध्यम एक है, सुन लेगी नहीं, और ये सरकार तो तानाशाही है, ये तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। आगे के कार्यक्रम को हम जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और आगे अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जहां की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन अभी तो एस्मा लगा हुआ, कैसे करेंगे आप लोग? एस्मा को भी अब कर्मचारी आक्रोश पैदा हो रहा है, और एस्मा को भी तोड़ने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षक कर्मचारी, और पुरानी पेंशन को लेकर के, डीए को लेकर के, और तमाम सारी विसंगतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आह्वान होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार इस मुगाते में न रहे कि हमारी बात को अनसुना करके आप फिर सत्तासीन हो जाएंगे। तमाम ऐसी सरकारें गई हैं जिनके खिलाफ आंदोलन चले हैं, आक्रोश गया है। ठीक है, तो इस बात मुगाते में न रहे, कहीं न कहीं सरकार को चोट खानी पड़ेगी। डीआर साहू साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये बात सच है कि मोदी जी ने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। 2009 में ही वो ट्विटर पर आ गए थे और छा गए थे। अब बाकी के लोगों ने भी उसी का सहारा लिया। क्या आपको लगता है जमीनी आंदोलन से हटकर सोशल मीडिया पर जो आंदोलन चल रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट होगा, कोई प्रभाव होगा? विकल्प के रूप में आया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में महात्मा गांधी ही एक राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारतवर्ष के लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उसके बारे में सब लोग इतिहास में हम पढ़ते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि मुद्दा पर आधारित, और एक होता है विचारधारा पर आधारित और एक मुद्दा पर आधारित है। तो उस संदर्भ में यदि हम देखें, किसान आंदोलन हो या शिक्षकों की आंदोलन हो या कर्मचारियों की आंदोलन हो, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं असंतोष जो है, एक सापेक्षिक वंचित महसूस कर रहे हैं, और उसके साथ वो सरकार से उम्मीद करते हैं उसमें एक तरह से एक बातचीत, जिसको हम कहते हैं नेगोशिएशन या डायलॉग, वो नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आज आपने देखा होगा अखबारों में, सुर्खियों में देखा होगा कि कश्मीर को लेके एक वार्ता हुई, उसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट आप अखबार में पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये खुली डायलॉग है, उसमें पास्ट इज पास्ट, अतीत को अतीत कर दीजिए, उसके बाद हम आए। तो ये जो बातें हैं, ये बातें सीएए के समय में भी हो सकता था, किसान आंदोलन के समय भी हो सकता था। तो खुले बात करिए ना, सरकार कोई भी हो। मेरा ये कहना है कि चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो। आपकी बात ठीक है डीआर साहब, नहीं आपकी बात ठीक है डीआर साहब, ये सब ठीक है, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न था कि क्या सोशल मीडिया पर चल रहे इस आंदोलन का, जिसमें लाखों कर्मचारी शिरकत करेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला है? किस तरह से पूरे विश्व में लोगों ने अपनी एतराज जताई, और उसकी वजह से शायद अब ये लग रहा है कि इन सभी सोशल मीडिया जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, फलाने हैं, उसमें तरह तरह की प्रतिबंध की बात आ रही है, तो इसमें इस तरह की व्यवस्था आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार हो, कोई राजनीतिक दल हो, उसकी फायदा तो हम ले लेते हैं। यदि उसी के आधार पे यदि और कोई प्रतिक्रिया करते हैं, उसको भी सुनने का सहनशीलता भी लेना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को ये सुनने के लिए भी ये सारे मंच पैदा हुआ है। तो आपकी अच्छाई भी सुनेंगे और आपकी बुराई भी सुनने की क्षमता भी रखना पड़ेगा। ये सरकार, हर सरकार की बात। मध्यावनीन, आप ही ने तारीफ किया कि आज बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। आज तो बहुत ही दूसरी तरीके से स्वागत कर रही है भाई आज अनीता अग्रवाल जी। हम आएंगे आपके पास में। अनीता जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगी तो आप जवाब दे सकती है विजय बंधु जी का। किसानों से भी वार्ता किए हैं, कर्मचारियों से भी किए, शिक्षकों से भी किए, सबसे वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वार्ता के रास्ते बंद है। और वो जो भी आए, और हम ही कहते हैं आप अपना सुझाव दीजिए उसको। और जहाँ तक ये चर्चा की बात, चर्चा का फायदा क्या? नहीं, लेकिन चर्चा का फायदा क्या कि अगर उसका कोई मतलब ना निकले। ला रहे जो सबके फायदे के लिए, और उसमें केवल कुछ लोग अपनी जिद पे ही अड़ गए, तो गलत है ना। निजीकरण सबके फायदे के लिए है अनीता अग्रवाल जी, फायदे के लिए है अनीता। निजीकरण सबके फायदे के लिए है अनीता अग्रवाल जी। उसको मानेंगे, हमने काम संशोधन करने को तैयार है, हर चीज का संशोधन। निजीकरण में भी अगर आपको लगता है तो आप कर दीजिए। अटेवा इनका जो विजय बंधु जी हैं वो कह रहे हैं कि नेता तो 4-4 पेंशन लेते हैं और हमारी पेंशन पर आपको दिक्कत है, ऐतराज है। ऐसा क्यों? मूल प्रश्न यही है जी। ये गलत है, ये गलत है। अनीता अग्रवाल जी,
अब विजय बंधु जी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विधायक या मंत्री बनने, सांसद बनने से पहले कोई सैनिक है तो उसको सेना की पेंशन मिलेगी, कोई कर्मचारी है तो उसको मिले। जी विजय बंधु साहब। मैडम डिबेट में आप आई हैं, आप एक बड़ी पार्टी के बड़ी चेहरा हैं और बिना जानकारी के आप लाइव बोल रही हैं। आप आरटीआई से निकाल के सारे तथ्य यहाँ रखे गए हैं। अगर विधायक है तो विधायक वाली पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर रिटायर होने के बाद वो मान लीजिए फिर एमएलसी हो गया तो एमएलसी की मिलती है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है, आरटीआई के रिकॉर्ड में है। मैडम आप कम ऐसी बात करते हैं। बात अभी आपने निजीकरण की किया था, निजीकरण की आपने किया, और इसका उदाहरण मेरे पास है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भूतपूर्व बादल साहब, 5.5 लाख रुपए महीने की पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख है और उनकी पेंशन 5.5 लाख है। वो उसी मल्टीप्लाई से करता है, एक बार विधायक 4 बार सांसद, उसके मल्टीप्लाई में आता है। दूसरी चीज आप निजीकरण की बात की। मैडम एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राष्ट्रवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्यों नहीं है? अनीता जी, निजीकरण के पक्ष में अनीता जी पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्यों नहीं है, निजीकरण के पक्ष में क्यों है? एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के लोग भी पूछना चाहते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्यों नहीं आ रही? क्यों सब देश की संपदा को बेच रही है, रेल को बेच दे रही है, बैंक को सम्मिलन कर दे रही है, नौकरियों के संस्थानों को खत्म कर दे रही है? क्यों? आखिर पढ़ा लिखा नौजवान देश का, दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या वाला नौजवान वाला देश भारत है, और उसकी नौकरी, उसकी सुरक्षा, उसकी सामाजिक सुरक्षा कौन बात करेगा? अरे सरकार आप हमारे हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? सबसे ज्यादा दुनिया का नौजवान देश है, 8 संस्थाएं खत्म कर दे रही है, ठीक है भाई, व्यवस्था को निजीकरण कर दे रही है। थोड़ा आपकी बात होगी, थोड़ा किसानों का भी हालचाल ले लेते हैं। चौधरी अजीत जी एक ही पेंशन दी जाती है नेता को, चाहे वो विधायक की ले, चाहे आप प्रोफेसर की लीजिए, चाहे सेना की लीजिए, चाहे आज एक ही पेंशन होती है, 2 पेंशन नहीं होती। आप गुमराह मत करिए, जानकारी आप देखिए, जानकारी आप देखिए। नहीं अपना नंबर दीजिए तो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप अपना नंबर दीजिए मैं आपके पास भेज दूंगा कार्ड। हमारे पास ऐसे बहुत से विधायक है जो एक ही पेंशन ले रहे हैं। 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है भाई, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है अनीता जी, थोड़ा किसानों का भी हाल ले ले। सवित जी, चौधरी सवित मलिक साहब, आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? कल राज्यपालों का घेराव करेंगे या सिर्फ उनको मेमोरेंडम सौंपेंगे? होगा ही होगा। बाकी हमारी सहारनपुर से गाजीपुर के लिए एक ट्रैक्टर यात्रा निकली हुई है, जो कल गाजीपुर में पहुंचेगी। वहां पर एक विशाल महापंचायत होगी जिसमें आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। ये आपने जो कहा है आंदोलन का शनिवार, ये क्यों आया है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो सरकार ने तमाम लोगों से तमाम प्रकार के वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए और लोगों ने इंतजार किया। अब जैसे उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान है, इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे और 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन पिछले 4 वर्ष में 4.5 वर्ष होने वाले हैं। चौधरी सवित मलिक जी, चौधरी साहब सवाल सुन लीजिए। सरकार का कहना यह है कि उसने बसपा सरकार से 2 गुना दाम दिया आप लोगों को, तब 60,000 अगर दिया गया था तो अब करीब 1.25 लाख रुपए आपको पैसा दिया गया है, और सपा से 1.5 गुना पैसा दिया गया आपको। जी 40 लाख ऋण माफ किया गया है। मैं आपको अरे बता रही, 86 लाख किसानों को ऋण माफ किया गया। जो आप अनीता जी सवाल सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। जी कितने लोगों का हुआ? दूसरा आपने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, कितने लोगों का भुगतान हुआ आपको जानकारी है? मैं हाँ बिल्कुल दे रही हूँ। गन्ना किसानों का पिछले 4 वर्ष में कितने रुपए गन्ने पर बढ़ा, ये बताइए आप। 1,12,00,000 रिकॉर्ड भुगतान गन्ना किसानों को पिछली सरकार से बकाया। 11,000 करोड़ भुगतान इसी सरकार द्वारा किया गया। इसी सरकार द्वारा किया गया। अरे गन्ना किसानों को मैं बता रही हूँ, जो पिछली सरकारों का बकाया था हमारी सरकार ने वादा किया था। 14 दिन का वादा, मैं आपको गन्ना किसानों का ही बता रही हूँ, आपको सब अग्रवाल जी ये बताइए, 14 दिन का भुगतान का वादा था। आंकड़े में मत फंसाइए किसानों को। अरे 14 दिन का वादा था, क्या 14 दिन में भुगतान हो रहा है?
मैं ये किसानों का कुछ नहीं रिकॉर्ड है, लेके बैठी हूँ, ये कुछ नहीं, बिल्कुल आंकड़ेबाजी सही में है। किसान को मत फंसाइए। आप ये फंसा बताइए, नहीं है। 14 दिन का वादा था, क्या 14 दिन दिन में की बात भुगतान हम हुआ? कह रहे हैं। हमने कहा किसानों का माफ किया, हमने गन्ना किसानों का ऋण आप हमने ये माफ किया। बताइए, और पिछली आप किसान ये सुन बताइए, लीजिए, 14 दिन का किसान वादा था, आत्महत्या क्या कर रहे 14 थे। दिन में भुगतान हुआ? देखिए किसान आत्महत्या कर रहे थे, और किसानों अब नहीं आज कर रहे किसान क्या? नहीं अब कर किसान रहे, आत्महत्या नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं आपने कर 14 रहे। दिन में वादा किया था, वो पूरा हो गया? हमने जो वादा किया उन्हें निभाया, हमने किसानों को ऋण माफ किया, आपसे हमने बड़ी किसानों की झूठी आय दुगनी पार्टी इस की। देश में नहीं है। आपने मैं किसानों को किसानों की आय धोखा की- दिया है, झूठ बोला है। आपने मैं कहा था किसानों किसान की की आय आय भी बता दुगनी देती हूँ करेंगे। आपको। आपने मैं बिजली के भाव कितने बढ़ा दिए, डीजल का भाव कितना बढ़ा दिया, कैसी बातें गन्ने का कर रहे हैं भाव आप? 4 साल में कितना बढ़ा है, ये बताइए। आप आंकड़े बता रही है, पिछले 4 वर्ष में गन्ने का कितना पैसा बढ़ा है, बताइए। देखिए आज भी हर महीने किसानों को पैसा जाता है, आपको मालूम है, हम किसानों ये के पूछ खाते में रहे हैं, डायरेक्ट पैसा जा रहा है। किसानों को भीख नहीं चाहिए, भीख किसानों नहीं- को हम भीख उसका नहीं दे रहे वाजिब हैं। दाम चाहिए, समय पर भुगतान चाहिए। समय पे भुगतान दे करने रहे में हैं, सक्षम नहीं हो। समय पे भुगतान दे रहे हैं, समय पे सब भुगतान हो रहा कितने है। समय में दे रहे हो, कितने समय में दे रहे हो, बताइए। मैं क्या कह रही, सारा भुगतान और सारी खरीद हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ने सारे किसानों से अरे खरीद भी रहे हैं, अब दे भी रहे हैं। कितना भुगतान हुआ है? अभी ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए बाकी है गन्ना ठीक भुगतान है। का। सबित मलिक साहब, आपको पूरा मौका दिया मैंने। जावेद साहब के पास चल रहे हैं जी। जावेद साहब आ रहा हूँ। अनीता जी आपके पास आऊंगा फिर से दोबारा से। सबित मलिक साहब, उसके बाद हमने दिया, उसके सबित बाद मलिक दिया साहब हमने। आपकी बात हो गई। कितना दिया है? बात हो गई, एक बार फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके आपको पास बता सबित दूं। मलिक साहब बात हो गई, एक बार फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन अभी जरा फिलहाल जावेद साहब का रुख कर लेते हैं। जावेद साहब, एक तरफ किसान, एक तरफ सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा गेहूं का खरीद हुई है, और आप कह रहे हैं कि गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। देखिए प्रदीप जी जी बहुत सीधी सी बात है। अनीता जी जरा जावेद साहब को भी सुन लेते हैं भाई, वो भी चर्चा में है जी। किसान सबित मलिक साहब लगातार- अनुरोध करेंगे आपसे कि आपकी बात हो गई प्लीज जी। किसान लगातार दलहन तिलहन और दूसरे अनाजों का रिकॉर्ड तोड़ जो है जी। उत्पादन कर रहा है जी। मेहनत कर रहा है, देश को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। सबित मलिक साहब जरा जावेद साहब को भी आज सुन उत्तर लीजिए प्लीज। प्रदेश में जो गेहूं की खरीद का मामला है जी। धान की खरीद में क्या क्या हो गया ये सब आपके सामने। गेहूं की खरीद में क्या हुआ, किस तरीके से सरकारी क्रय केंद्रों में बिचौलिए हावी रहे। किसान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान जितना भी अपनी उपज का गेहूं लेकर आएगा उसका एक एक दाना जो है तौलाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, एक किसान का 30 से 50 कुंटल से अधिक गेहूं की खरीद कहीं किसी क्रय केंद्र पे नहीं हुई। समय से पहले इनके 30% से ज्यादा क्रय केंद्र बंद हो गए, और ये दावा कर रहे हैं रिकॉर्ड 14% गेहूं की खरीद हुई है उत्तर प्रदेश में कुल उपज का, और कुल उपज का 14% जो आपने खरीद की है उसको आप रिकॉर्ड तोड़ बता रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही जी को अपने ही सरकार के आंकड़े के बारे में ज्ञान नहीं है, और वो पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोलते रहे अनीता अग्रवाल जी, पत्रकार वार्ता में। जवाब और देते हैं। देख लीजिए कि किस तरीके से किसानों के मामले में ये झूठ बोलते हैं, विकास के मामले में झूठ बोलते हैं, अपराध के मामले में झूठ बोलते हैं, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर। जावेद साहब जवाब ले ले। अनीता अग्रवाल जी, आप कह रही हैं कि 53% 53 कुंटल का गेहूं खरीदा गया, कह रहे हैं कि 14% गेहूं खरीदा आपने सिर्फ। प्रियंका ने चिट्ठी भी लिखी थी योगी जी को। हमने 21 में जो हमने योजना बनाई थी, जो हमने बजट निकाला था, उस हिसाब से हमने किसानों की आय को काफी हद तक, जो उनकी दुर्घटना कल्याण योजना में 600 करोड़ का बजट दिया। सुन लीजिए, 600 करोड़ का बजट दिया, और हमने दोगुना कर दिया। 2000 सम्मान निधि का लाशा देकर आपने किसान के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आप कहाँ हैं? डीजल का उपयोग किसान करता है, उसकी मूल्य वृद्धि कितनी हो रही, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कितनी महंगी है, किसान को आपने फिक्स चार्ज में फंसा दिया, किस तरीके से महंगा कर दिया। 1 हॉर्स पावर के ट्यूबवेल हो, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेता था, आपने किसान के साथ ठगी करने का काम किया, और आज आप बता रही हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। ठीक है जावेद साहब, अरे कारपोरेट टैक्स से ज्यादा आपने पेट्रोलियम में टैक्स ले लिया, एक्साइज से ज्यादा आपने पेट्रोलियम पदार्थों में टैक्स ले लिया। हर जगह ठगने का काम, ठग विद्या का काम नागपुर की फैक्ट्री में तैयार हो जाता है। जावेद साहब माफ करिएगा, हमारे पास समय इतना था। अनीता जी बहुत शुक्रिया
सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल शनिवार है और शनिवार का दिन कल आंदोलनों का शनिवार होगा। एक ओर जहां शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी ओर किसानों ने 8 महीने से आंदोलनरत हैं, एक बार फिर से पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। और वहीं कर्मचारी और शिक्षक तमाम लोग भी एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलनरत होंगे। हालांकि ये अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पर ही होंगे। तो एक बार चुनाव का मौसम आ गया है और चुनाव के मौसम में आंदोलन होना लाजमी है। अब इस आंदोलनों का कितना परिणाम सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक